नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मैं हूं शिल्पी सेन। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में ये नारा सुनाई पड़ने वाला है? क्या एक बार फिर से यूपी में वो समीकरण दिखने वाला है जिस समीकरण के बल पर बीएसपी ने एक बार सत्ता में एंट्री ली थी धमाकेदार तरीके से? क्या एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा होने वाली है? ये सब आगे होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। बीएसपी इस समय हाशिए पर है और बीएसपी को एक पॉलिटिकल कमबैक की जरूरत है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 70वां जन्मदिन था, तो सबसे पहले तो जन्मदिन की मायावती जी को बधाई। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जिस तरह से धमाकेदार तरीके से अपने कैडर और अपने वोटरों को संदेश देने की कोशिश की, वो मायावती का स्टाइल रहा है। हालांकि सबको जो उत्तर प्रदेश में उनको फॉलो करते रहे हैं, या उनके वोटर्स, या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, उनको याद है कि उनका जन्मदिन किस तरह से मनाया जाता था। खैर, आज मीडिया के जरिए उन्होंने बात की और साफ तौर पर उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेला। उन्होंने ब्राह्मणों को संदेश दिया कि ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा सम्मान अगर कहीं हुआ है तो वो बीएसपी में ही हुआ है। इसके साथ ही ये भी कह दिया कि उन्हें किसी का बाटी चोखा नहीं खाना चाहिए। यानी कि साफ तौर पर मायावती की नजर ब्राह्मण वोटरों पर है। इसके साथ ही अपने कैडर को, अपने वोटर्स को वो हमेशा हमेशा संदेश देती हैं। तो आज भी उन्होंने न सिर्फ संदेश देते हुए दलित नायकों की बात की, उनके लिए किए गए काम की बात की, बल्कि समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने गेस्ट हाउस कांड तक की याद दिला दी और कहा सपा सरकार में गुंडागर्दी थी। ये उस समय हुआ जिससे ठीक 2 घंटे तकरीबन पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके मायावती जी को जन्मदिन की बधाई दी थी और ये कहा था कि जिस तरह से उन्होंने भाजपा और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक तरह से वो खड़ी रही हैं, वो सक्रियता उनकी बरकरार रहनी चाहिए। तो एक बार फिर से मायावती पॉलिटिकल कमबैक के रास्ते को ढूंढ रही हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे कि क्या, क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं कि ये बहुत दूर की कौड़ी है कि बीएसपी सत्ता में उस तरह से आए, लेकिन राजनीति की मुख्य धारा में बीएसपी कैसे आएगी, इसके लिए क्या ये फॉर्मूला हो सकता है? हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान। हमारे साथ मनमोहन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ हैं रचना सरन जी, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों बीएसपी को बहुत लंबे समय से फॉलो करते रहे और मायावती की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले रचना सरन जी, आपसे पूछना चाहूंगी। मैम, आपने देखा कि आज एक तो मायावती जी जिस तरह से उनकी बर्थडे में हमेशा उनके जन्मदिन पर वो अपने कैडर को संदेश देती हैं, अपने वोटरों को संदेश देती हैं, संदेश देने की कोशिश की। ब्राह्मणों को किसी का बाटी चोखा नहीं खाना चाहिए, उनका सबसे ज्यादा सम्मान बीएसपी ने किया है। आप मानती हैं कि ब्राह्मण कार्ड चलने की कोशिश की शुरुआत है ये मायावती जी की इस पारी हाँ, में? हाँ, बिल्कुल मायावती 2007 दोहराना चाहती हैं। हम्म। मतलब इच्छा तो है ही उनकी। हम्म। और वो ब्राह्मणों के साथ सोशल इंजीनियरिंग करके ही बीएसपी मेजॉरिटी की सरकार एक बार बना पाई है। और इस समय जब बीजेपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर काफी लोग नाराज हैं, नेतृत्व नाराज हुआ, तो हर पार्टी जो है ब्राह्मणों की तरफ पासा फेंक रही है। तो मायावती ये क्लेम कर रही हैं कि हाँ भाई, उनकी सरकार में ही सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को सम्मान मिला था, पद मिले थे, खूब रेवड़ियां बांटी गई थी उस समय। उसकी याद दिला रही हैं कि अगर आगे भी हम ही दे पाएंगे उतना। तो मायावती पूरा अपने उसी 2007 के फार्मूले पे वापस जाना चाह रही हैं। अब कितना कामयाब होंगी 2007 के कितना नहीं। फॉर्मूले पर वो वापस जाना चाह रही हैं। बिल्कुल ये बात है। मनमोहन जी 2007 के फॉर्मूले पर वापस जाना चाहती हैं, लेकिन 2007 और अब का जो समय है, इसमें तो जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा समय बीत गया, वक्त, हालात और सियासी परिस्थितियां बदल गई। तो ऐसे में ब्राह्मणों को एक बार फिर से साधने की कोशिश, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो बात रचना जी ने कही वो बात सही है कि 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बना था और उसमें ब्राह्मणों के, दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, बाकी सारे लोग आए, पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती जी ने बनाई थी। और एक बार वो फिर से जो आज उन्होंने बात कही है, ये बात उठी है भारतीय जनता पार्टी के
अभी जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उसमें बीजेपी के कुछ ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद ये ब्राह्मण राजनीति को लेकर के एक नया शुरुआत शुरू हुआ है। अब उसमें क्या है कि जो बीजेपी भी इस समय थोड़ा-सा बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है ब्राह्मणों के मुद्दे पर लेकर के, क्योंकि जिस तरह से नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने पंकज चौधरी ने ब्राह्मणों को हिदायत दिया और दूसरे दलों की दूसरी जातियों के जो विधायकों की बैठक है उसमें ऐसा नहीं हुआ। हालाँकि कल पंकज चौधरी ने जिन्होंने बैठक की थी ब्राह्मणों की, पीएन पाठक उनको बैठ के बातचीत भी किया। अखिलेश यादव भी, जैसा कि अभी बात आया, मायावती जी ने कहा कि बाटी चोखा नहीं, उनको सम्मान चाहिए। तो अखिलेश जी ने भी ये बैठक किया था, ब्राह्मणों की बैठक क्या किया था, मतलब एक मैसेज देने का प्रयास किया था। और समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बना के एक पहले भी मैसेज दे रखा है कि ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी। वहीं आज मायावती ने इस बात को कह करके एक बार फिर से ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने का ये प्रयास किया है कि बसपा में वो आएँगे तो जैसा कि एक संदेश देने का प्रयास है कि बसपा में यदि आएँगे तो उनको पूरा सम्मान मिलेगा जैसा 2007 में मिला। और जो उनका कैडर वोट है वो उनके साथ मिलेगा, एक नई ताकत, मजबूत ताकत बनेगी। तो जो हालाँकि 2007 और 2025, आज जो 26 में हम खड़े, 27 में चुनाव होना है, 1 साल बचा है। इसमें बहुत राजनीतिक उतार-चढ़ाव बहुत हो गया है और आज जो बहुजन समाज पार्टी है वो आज एक विधायक की पार्टी बन कर के रह गई। तो कहाँ 226 और कहाँ आप आज एक विधायक की पार्टी है। ऐसी कंडीशन में अब ये ब्राह्मणों का कितना, यदि मान लीजिए जाते भी हैं तो कितना समीकरण बना करके बहुजन समाज पार्टी कितना ग्रोथ करके और विधानसभा में अपनी स्टैंड को कितना मजबूत करेगी, ये देखने की बात है। मगर अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चक्र चल रहा है, उसमें लोगों को हट के जाने में थोड़ा संकोच है। ब्राह्मण अपना दबाव बनाना चाह रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो नया मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उसमें उनको ज़्यादा संख्या मिल जाए। हालाँकि अभी 9 विधायक जो हैं ब्राह्मण वर्ग से, वो हैं, एक डिप्टी सीएम भी हैं। तो वो एक दबाव की राजनीति चल रही है। अब उसी दबाव की राजनीति पर विपक्ष भी अपना पासा खेलना चाहता है कि ब्राह्मण बिल्कुल, कितने विपक्ष आते अपना हैं। पासा खेलना चाह रहा है और मायावती जी को इसलिए इस पुराने फ़ॉर्मूले पर, यानी सर्वजन हिताय के इस फ़ॉर्मूले पर, या सोशल इंजीनियरिंग हम इसको कह सकते हैं, इस पर कॉन्फिडेंस हो सकता है क्योंकि इसी के बल पर उन्होंने सत्ता में पूर्ण बहुमत से एंट्री ली थी। रचना जी, जिस तरह से मनमोहन जी अभी कह रहे थे कि जो नाराज़गी है ब्राह्मणों की बीजेपी से क्योंकि उन्होंने बैठक की, ये कही जाती है। हालाँकि ऐसा कहा भी जाता है कि ब्राह्मणों के पास अभी कोई विकल्प नहीं है और वो बीजेपी को छोड़ करके कहीं जाने वाली बात दूर की कौड़ी है, ये कहा भी जा रहा है। लेकिन मायावती को, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल जो कमबैक है, क्योंकि जीत तो बहुत दूर की बात है, अभी तो वो जिस तरह से विपक्षी पार्टी है उसमें मुख्य रूप से शामिल हो, यही अपने आप में बड़ी बात है। तो इसके लिए उनको कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है क्योंकि अभी तो सिर्फ उनके पास अगर वोट देखा जाए तो एक-एक करके उनके पास अब क्योंकि वेस्टर्न यूपी में भी मुस्लिम प्लस दलित कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन अब उनके पास क्या है? आपको लगता है कि जातीय समीकरण में इस समय कहाँ पर मायावती खड़ी हुई हैं? नहीं, मायावती तो यूपी में इस समय सबसे पीछे ही खड़ी हैं। हुँ, हुँ, भाई उनसे ज़्यादा तो चंद्रशेखर पश्चिम में वोट लेके चला गया। हुँ, तो पहले तो इन्हें अपना जो बहुजन समाज है उसी को, दलित को ही एकजुट करना होगा, जो पहले बीजेपी में बाद में लोकसभा में सपा और कांग्रेस में चला गया। हुँ, तो सबसे बड़ी चुनौती तो उनकी यही है कि वो अपना जो कैडर वोट है उसको साथ लाएं। हुँ, लेकिन फिर भी उन्हें प्लस तो कराना ही है, हुँ, बगैर कोई और कार्ड खेले तो सत्ता मिलने से रही। या जो आज उन्होंने ये भी तो कहा है कि मैं खुद बहुत मेहनत करूंगी, लगी रहूंगी, हुँ, है ना? हुँ, तो जी, कहीं ना कहीं वो ये भी जानती हैं कि जो निष्क्रियता उनकी रही उसकी वजह से भी नुकसान हुआ है। हुँ, तो मैं एक्टिव होंगी तो वो तो उनका अपने कैडर के लिए था, अगर वो एक्टिव होंगी तो उनका कैडर फिर उनसे जुड़ेगा।
लेकिन उसके बिल्कुल, वो बाद भी कैडर उनसे जुड़ेगा क्योंकि मुझे 2007 की बात याद है, आप लोगों को भी अच्छी तरह से याद होगी कि किस तरह से उस समय एक्टिव मोड में मायावती भी थी और किस तरह से उनके उनके पास नेता भी उस समय थे। अगर मनमोहन जी, मैं याद करूँ तो ब्राह्मण नेताओं में उनके पास कई चेहरे थे, रामवीर उपाध्याय थे, नकुल दुबे थे, ये सारे नेता थे, सतीश चंद्र मिश्रा तो खैर अब भी हैं। लेकिन आपको लगता है कि उनके पास टीम की या ब्राह्मण चेहरों की कमी है? अब ऐसे में वो नया कोई चेहरा या किस तरह से उसको आगे ले जाएँगी, ब्राह्मण समाज में अपनी बात रखेंगी, इसको एक उनके सामने एक चुनौती है। उन्होंने ये बात इच्छा ज़रूर ज़ाहिर की है क्योंकि हर नेता को करनी भी चाहिए और एक प्लान भी होना चाहिए, लेकिन प्लान के लिए उनके पास टीम है क्या? अगर हम खास तौर पर इस ब्राह्मण कार्ड की बात करें। देखिए, अभी फिलहाल तो उनके पास कोई टीम नहीं है। नकुल नकुल दुबे आज कांग्रेस में है। हुँ, ब्रजेश हुँ। पाठक होते थे जो कि भारतीय जनता पार्टी में डिप्टी सीएम है आज जी, उत्तर प्रदेश जी। में, क्योंकि वो नकुल दुबे लेकिन और सतीश चंद्र मिश्रा की ये पूरी टीम थी जिसमें ब्रजेश थे, नकुल थे, हाँ, रामवीर लेकिन अलग हुआ करते थे। वो टीम तो नहीं, मिश्रा जी लाए थे ना। नहीं हुँ, मिश्रा जी लाए थे, मगर आज की डेट में जो बात है हुँ, कि मिश्रा जी ही पार्टी में। अब मिश्रा जी हुँ, के साथ भी एक ये है कि मजबूरी है या जो भी कह लीजिए कि मिश्रा जी को कहाँ जाएंगे। मिश्रा जी अपनी जगह पर हैं। अब ब्रजेश थे, नकुल थे, रामवीर की डेथ हो चुकी है, तो ब्राह्मण चेहरे भी अब उनके पास इस समय नहीं है। हाँ, हुँ, यदि आज की डेट में ब्रजेश जाने की स्थिति में नहीं है कि वापस ब्रजेश हुँ, बसपा में चले जाए, क्योंकि हुँ, भाई जब वो ऑलरेडी एक डिप्टी सीएम है और वो समय-समय पर और दूसरे पदों की दावेदारी भी उनकी तरफ से पेश होती रहती है कहीं न कहीं। हुँ, और बाकी नकुल कांग्रेस में चले गए हैं। हुँ, नकुल का भी अपना कोई जनाधार उस तरह से देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने भी 6 सदस्यीय एक समिति बनाई थी जिसमें नकुल दुबे को भी शामिल किया था, मगर नकुल दुबे अपना ही कुछ नहीं बना पाए हैं। तो इस तरह से यदि ब्राह्मणों के लिए एक आज एक ऐसी स्थिति बन गई है कि वो जाएँ कहाँ? तो अभी फिलहाल जो सत्ता का चक्र है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है और हुँ, दिख रहा है इस समय पूरे देश में है। तो ब्राह्मण अभी जो नाराज़गी का भाव आया है, वो निश्चित तौर से उनकी नाराज़गी दूसरी वजहों से हो सकती है। मगर अभी कोई हुँ, दामन छोड़ने वाला हमको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई छोड़ेगा। अब बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट इस बात को है कि आखिर वो किन चेहरों को लेकर के आएँगे। सतीश मिश्रा जी भी फील्ड में या तो वो उस तरह से फील्ड में उतरें, फिर नई टीम तैयार करें और फिर नई टीम के साथ जैसा भी रचना जी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर ने बहुजन हुँ, समाज पार्टी को बहुत डैमेज कर दिया। हुँ, यूथ जो है वो चंद्रशेखर के साथ जुड़ना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप आज की राजनीति जब तक लीडर सड़क पर उतर के संघर्ष नहीं करेगा, आज कोई भी लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जुड़ना उन्हीं के संग चाहेंगे जिनके साथ है। आज समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है और 2024 के पीडीए का नतीजा उत्तर प्रदेश में हम सब ने देखा है और उससे भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डैमेज हुई है। इसलिए आज जैसा मुझे दिखाई पड़ता है कि पीडीए एक जनाधार हो गया है, जिसमें बहुजन समाज से निकले हुए भी बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए लीडर हैं, जो आज अखिलेश यादव के साथ जुड़े हैं और वो सब मुख्यधारा में है, कहीं न कहीं वो विधायक हैं या सांसद हो गए हैं। अब वो टीम जाने से रही, तो मायावती जी के लिए एक ये बहुत संक्रमण काल है कि वो अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को किस तरह से सर्वाइव कराएँ, अपने कैडर को कैसे वापस लाएँ। पहले जैसे रचना जी ने कहा कि अपने कैडर को मजबूती देना उनकी प्राथमिकता है, उसके बाद कोई जुड़ेगा। हाँ, यदि बिल्कुल, दूसरे बिरादरी की कैडर को वापस लाना चुनौती है, अपने जो चुनौती है, परंपरागत वोट हैं या जो जिन जिन वोटों पर जो 20% दलित है पहले उसको तो लाएँ। भई उसी में आप देखिए ना पासी अलग चला गया, दूसरी चीज़ें अलग चली गईं, अरे चमार भी तो चला गया। समाज भी चला गया है। जब तमाम जगह जो लाभान्वित होने वाली चीज़ें हैं, वो चला गया है, तो उसको वापस लाना भी सबसे बड़ी चुनौती है मायावती जी के लिए आज मैं समझता हूँ। बिल्कुल, मायावती जी के लिए एक ये भी एक चुनौती है कि किस तरह से वो अपने कैडर को संदेश दें। रचना जी, जिस तरह से उन्होंने ये साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की है, समाजवादी पार्टी का समय याद दिलाने की कोशिश की है कि सपा में गुंडागर्दी थी, यहाँ तक कि गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिला दी। तो आपको क्या लगता है कि एक तो ब्राह्मण कार्ड खेला उन्होंने, दूसरा अपने जो पीडीए के डी पर भी उन्होंने निशाना लगाया।
और याद नहीं दिलाने खाली की कोशिश की कि नहीं, सपा नहीं सरकार में क्या हुआ था, तो दलित तो कम से कम दूर ही रहे हैं, उनके वोटर्स। ऐसा नहीं, इनका बहुजन समाज में भी तो दलित के अलावा आपका बैकवर्ड था ना। हुँ। भाई इनका जो बहुजन समाज का जो नारा था काशीराम का, हुँ, उसमें माइनस अपर कास्ट सब थे, हुँ, है ना? तो ये चूंकि आज वो सपा का माना जा रहा है कि सपा की लोकसभा में जो सफलता मिली वो पीडीए की वजह से, तो वोट बैंक भी इनका था, नेता भी ज्यादातर इनके थे जो एमपी चुनकर आए हैं। जी, जी। हुँ, भाई बसपाई वाले तो हैं, वो चाहे लालजी हुँ, वर्मा हो, चाहे लालजी वो वर्मा हो, चाहे जी कुश सरोज का लड़का कुशवाहा हो या जो कुशवाहा हो, मतलब तमाम ये आपके आर के चौधरी हो, तो ये सब थे तो बीएसपी वाले ना, बीएसपी के हुँ, नेता भी और उनका वोट बैंक भी। तो हुँ, इसलिए सपा पे सपा के लिए बोला है कि हुँ, क्योंकि सारा बीजेपी से ज्यादा तो सपा ले गई ना लोकसभा में इनका वोट बैंक। हुँ। और अब अखिलेश नहीं, अभी भी उनकी लेकिन इन्होंने सपा को जिस तरह से, क्योंकि पिछले कुछ समय से, अभी जब लखनऊ में रैली हुई थी तब भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि समाजवादी पार्टी इस समय दुश्मन नंबर 1 है, अगर सियासी दुश्मन की बात की जाए। तो आज फिर से वो बात साबित हो गई, क्योंकि इस मौके पर, जन्मदिन के मौके पर गेस्ट हाउस कांड की उनको याद दिला देना कि ऐसा भी हुआ था और सपा सरकार में गुंडागर्दी रहती थी। आपको लगता है कि एक समाजवादी पार्टी से आगाह कर रही हैं वो अपने वोटर्स को? इसकी भी हाँ, ज़रूरत है अगर उनको आगे बढ़ना है तो? उसको आगाह भी कर रही हैं और अभी खुलकर भाजपा के खिलाफ उतनी मुखर होके बोल भी नहीं पा रही हैं हुँ, कि बीजेपी पे सीधा वार करने से बच भी रही हैं लगातार, इसीलिए हाशिए पे भी गई हैं। हुँ, भाई सिर्फ आप सत्तारूढ़ पार्टी से ना लड़के विपक्षी पार्टी से लड़ रही हैं, हुँ। इसीलिए ना उनका वोट बैंक छिटका है। और इसीलिए लेकिन समय-समय पर ये कहा भी जाता रहा है और उनके कि कैडर को ये संदेश हाँ, जाता है। मनमोहन जी, आपको क्या लगता है कि आज जो उन्होंने फिर से कहा, ये पहले भी कहा था, अब जिस दिन रैली थी उसको उस दिन भी उन्होंने ये बात की थी कि वो मेहनत करेंगी और कोई भ्रम में उनका कैडर ना रहे, अकेले चुनाव लड़ेंगी, किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। तो बार-बार अपने कैडर को बता रही हैं कि नहीं, कमबैक संभव है, भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए शिल्पी जी, अकेले लड़ेंगी तो भी, अकेले हुँ, लड़ने पर तो और भी इनका फिलहाल अभी बहुजन समाज पार्टी का ऐसा नहीं है कि कोई मिरेकल हो जाएगा 27 के चुनाव में। मायावती जी ने अभी 9 अक्टूबर की जो रैली हुई थी कांशीराम जी के जन्मदिन पर, उस पर जो हुआ था, रैली हुई थी, उस रैली में जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया, उनकी हुँ, तारीफ किया, हाँ, अंबेडकर स्मारक और जो जो बहुजन नायकों के जो स्मारक बने उनकी, उनके रखरखाव को लेकर के जो तारीफ किया, उससे एक बार फिर से वो मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मायावती का कहीं न कहीं कोई परोक्ष समझौता है या जो भी हो, या वो उनसे खुल के उनके बारे में कुछ कहना, क्योंकि जो रचना जी ने बात अभी कही कि विपक्ष में बहुजन समाज पार्टी भी है, विपक्ष में कांग्रेस भी है, विपक्ष में समाजवादी पार्टी भी है। अब विपक्ष में रह के मायावती जी सिर्फ विपक्षी पार्टी को निशाना बना रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं बोलती हैं? जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बोलने से हो सकता है कि कोई इफ एंड बट हो, जिसकी वजह से नहीं बोल रही हैं। तो सत्ता आपको किससे लेनी है? समाजवादी पार्टी से तो नहीं छीननी है ना, कांग्रेस से तो छीननी नहीं है। आपको ये सत्ता में आना है तो किसको हराना होगा? भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। समाजवादी पार्टी चलिए, को सत्ता में आना है सत्ता तो में आना है भारतीय तो जनता भारतीय पार्टी जनता को, पार्टी को भारतीय जनता हराना पार्टी होगा। से संघर्ष कर रही है। लेकिन तो अगर अपने वोटरों को वापस पाना है तो पीडीए पर भी निशाना लगाना होगा, ये उनको बात समझ में आती है। अब चलते-चलते बहुत संक्षेप में, मनमोहन जी, आपको क्या लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन, या मुस्लिम या दलित या ब्राह्मण, इसकी आने वाले समय में कुछ संभावना आप देखते हैं आज की नहीं, मुझे परिस्थितियों तो में? देखिए, मुझे तो फिलहाल अभी ऐसी कोई संभावना नहीं लगती है कि कोई ब्राह्मण जो है वो बसपा के साथ जुड़ेंगे जाकर के। हुँ, यदि देखिए ब्राह्मणों को यदि जुड़ना होगा, कहीं नाराजगी होगी, जिनको वहां टिकट नहीं मिलेगा, वो मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि 2027 का जो चुनाव होगा वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के फिर से चुनाव लड़ेंगे। और उस कंडीशन में पीडीए का जो होगा वो समाजवादी पार्टी की तरफ से होगा, ब्राह्मणों को जो चुनाव लड़ना होगा वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव बिल्कुल, लड़ेंगे, बिल्कुल। रचना जी, आपको क्या लगता है? कुछ कुछ ब्राह्मण संभावना आकर दिख के रही है? सपा से लड़ेंगे। कुछ इस तरह संभावना से दिख रही है, कॉम्बिनेशन रचना बनेगा। जी, नहीं मुझको भी आपको? यही लगता है, मुझको भी यही लगता है आज की तारीख में बीएसपी के पास कोई नहीं जाने वाला है। अगर भाजपा में टिकट नहीं पाएंगे तो वो उनकी प्रायोरिटी में सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा
और उधर भी विनय तिवारी जा रहे हैं, उन्होंने भी ब्राह्मण कार्ड शुरू कर दिया है। कल अयोध्या में थे, विनय तिवारी विनय इंटरव्यू तो दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी में नहीं है ना? हाँ, वही कह रहे हैं, सपाई में। तो समाजवादी कोशिश पार्टी उधर भी, शुरू हाँ, पवन पांडे और विनय तिवारी हाँ, सब मिलके ना, जी, तो वो जी। तो बीजेपी ठीक है, अभी अभी जो नहीं, बातचीत का नतीजा निकला कि अभी तो ये पूर्वांचल में राह विनय मुश्किल है। तिवारी एक बड़ा हालांकि चेहरा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कोशिश पॉलिटिकल कमबैक के लिए की है। फिलहाल हाशिए पर पार्टी है, कैसे मुख्य राजनीति में लाएं, कैसे विधानसभा चुनाव से पहले संघर्ष के रास्ते पर दिखे, ये उन्होंने संदेश देने की कैडर को और अपने वोटरों को कोशिश की है। और एक पुराने कॉम्बिनेशन, पुराने फॉर्मूले को लेकर के उन्होंने एक कार्ड चलाया। लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति बहुत मुश्किल है। आने वाले समय में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। मनमोहन जी आपका और रचना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपकी राय क्या है, किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो की इस मूव को देखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।